शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अरसलान अवान गुजरांवाला से शेयर कर रहे हैं। अरसलान कहते हैं, मैं गुजरांवाला राहवाली कैंट से हूँ और आज आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे चाचू ने मेरे साथ शेयर की है। मेरे चाचू कहते हैं ये बहुत पुरानी बात है, ये तब की बात है जब वो बिल्कुल छोटे छोटे होते थे। उस वक्त अभी पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल नया नया अलग हुआ था। वहाँ पर चाचू कहते हैं ऐसे घर होते थे जो तकसीम से पहले के घर थे, मिट्टी के घर होते थे। पूरे घर में सिर्फ मिट्टी से तामीर किए जाते थे। छत मिट्टी के होते थे, सीढ़ियाँ मिट्टी की होती थी, कोई वहाँ पर ईंट वगैरह का काम नहीं होता था। तो जो घर उनके पास था वो लोग इकट्ठे रहते थे। तो वहाँ पर पहले हिंदू रहते थे, तो उन लोगों ने अपने कमरों में मिट्टी के अंदर ही ऐसे उन लोगों ने छोटे से सांचे बनाए हुए थे जिसके अंदर दिया जला कर रखते थे या लालटेन या मोमबत्ती जला कर रखते थे। तो जैसे वो बाकायदा ड्रॉ से बनाए होते हैं वो बने हुए थे मिट्टी के अंदर ही, मिट्टी की दीवार के अंदर ही। और वहाँ पर उन लोगों ने अपनी दीवारों के ऊपर जो उनके रिलीजन में है, जिनको वो पूजते हैं, वो उन्होंने मूर्तियाँ बनाई होती थी। तो हम लोग जब वो लोग चले गए तो वो पूरा घर हमारे पास था। उस घर में 8 कमरे थे। गर्मी का मौसम था तो चाचू कहते हैं हम लोग सारे ऊपर ही सोया करते थे, छत के ऊपर चारपाइयाँ बिछा के। रात का टाइम हुआ तो हम लोगों की आँख खुली एक अजीबोगरीब शोर से। वो शोर ऐसा था कि जैसे हम लोगों के घर के जो निचला हिस्सा है, नीचे वाला पोर्शन है जहाँ पर कमरे हैं, वहाँ से ऐसी भयानक आवाज़ें आ रही हैं जैसे किसी इंसान को अस्तगफिरुल्लाह उसका गला काटा जाए तो वो भयानक आवाज़ें निकलती हैं। इतनी डरावनी आवाज़ें थी कि हम लोग घबरा कर उठ बैठे और एक दूसरे से पूछने लगे कि इतनी भयानक आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। वो आवाज़ें इतनी ऊंची थी कि पास वाली छत पर जो हम लोगों के हमसाए सो रहे थे वो भी जाग गए और ये कह रहे थे कि आप लोगों के घर से ये किसकी आवाज़ें आ रही हैं, इतनी दर्द में कौन चिल्ला रहा है। इतनी दर्दनाक वो चीखो पुकार थी। तो हमने उनसे ये कहा कि हम लोग तो सारे ऊपर हैं, हम लोगों के तो घर में कोई भी नीचे नहीं है, हम सब ऊपर ही सोते हैं, हमें नहीं पता ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। जैसे कैसे करके हिम्मत करके हम लोग नीचे उतरे, सीढ़ियों से नीचे आए तो वहाँ पर एक दिया जला कर रखा होता था। उसको जब उठाकर अंदर कमरे में जाकर देखा जहाँ से वो आवाज़ें गूंज रही थी वहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन वहाँ पर जो दीवार के ऊपर मूर्तियाँ बनी हुई थी उनके ऊपर बिल्कुल ताज़ा खून के छींटे थे। जब ये सब उन लोगों ने देखा वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए, ऊपर आके सो गए। उसके बाद कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग ऊपर छत पर ही बैठे बातें कर रहे थे। सोने से पहले गर्मी का मौसम होता था, नीचे रोशनी होती नहीं थी इतनी, तो छत के ऊपर आ जाया करते थे। एकदम से मेरे अब्बू उठकर तो चल फिर रहे थे तो उनकी नज़र नीचे पड़ी सहन में, उन्हें कुछ रोशनी महसूस हुई। तो वो क्या देखते हैं, जैसे कुछ रोशनी हैं, वो रोशनी हम लोगों की सहन में भाग रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है। तो अब्बू ने हम सबसे ये कहा कि देखो नीचे सहन में क्या हो रहा है। तो जब हम लोगों ने सबने ऊपर से झांक कर देखा तो वो रोशनियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में थी। वो रोशनियाँ क्या थी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा तादाद में थी और वो भाग दौड़ रहे थे सहन में, जैसे खेल रहे, एक मजमा लगा हुआ है। अब हम लोगों के साथ ये वाक़या दिन ब दिन बढ़ने ही लग गए, कभी कोई वाक़या होना तो कभी कोई। फिर एक दिन ऐसा हुआ, जो अब्बू थे वो नीचे वाले कमरे में सो रहे थे। वो कहते हैं कि मेरे कमरे में कुछ चल कर आया है और आकर मेरी चारपाई पर बाकायदा बैठा है जैसे कोई। मेरी आंख खुल गई कि मेरी चारपाई पर कौन बैठा है। चारपाई के ऊपर कोई भी नहीं बैठा हुआ था। तो एकदम से उनके पास उनका हुक्का पड़ा हुआ था, वो हुक्का पीते थे, गांव के लोग पीते हैं। वो किसी ने हुक्का उठाकर बहुत गुस्से से सामने दीवार पर दे मारा। अब्बू कहते हैं कि मैंने कोई शोर नहीं मचाया, मैंने आंखें बंद की और आयतल कुर्सी पढ़ने लग गया। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे स्याह कलर का कोई साया है जो उस कमरे से बाहर चला गया है।
अब सबको कहीं ना कहीं ये तो पता चल गया था कि वो घर आसेब ज़दा है। उस घर में कोई नादीदा क़ुव्वतें मौजूद हैं जो अपनी मौजूदगी ज़ाहिर कर रही हैं। लेकिन ये वाक़यात इस तरह से बढ़ने लग जाएंगे ये उन लोगों ने नहीं सोचा था। फिर एक दफ़ा अब्बू घर में मटन लेकर आए, अम्मी ने खाना बनाया। तो जब हम लोग दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठे, अम्मी ने किचन में जब जाकर हंडिया में से सालन देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अम्मी बहुत परेशान हो गई, रोने लग गई। तो अब्बू ने उन्हें तसल्ली दी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो गए और मौलवी साहब को सारा माजरा बताया, पिछले हालात बताए। मौलवी साहब आए, मौलवी साहब ने उस कमरे में जाकर जहाँ से आवाज़ें आ रही थी कुछ पढ़ाई की और बाहर आकर ये कहा, आप लोगों के इस घर में जिन्नात का कबीला है। वो जिन्नात जो हैं बहुत सख्त हैं, नॉन मुस्लिम जिन्नात हैं। अगर वो कोई एक दो होते तो शायद मैं उनको यहाँ से निकालने की या उनको समझाने की कोशिश भी करता, कंट्रोल करने की कोशिश भी करता। लेकिन वो तादाद में इतने ज़्यादा है कि मैं उन सब से नहीं निपट सकता। बेहतर यही है कि आप ये जगह छोड़ दें, वरना वो आपको नुकसान पहुँचाएंगे। मौलवी साहब तो ये बात कहकर चले गए। उसके बाद अम्मी अब्बू को जिन्नात घर में चलते फिरते नज़र आने लग गए। उन्होंने अपना आप जाहिर कर दिया। वो इस हद तक परवोक हुए कि हम उनको निकालने के लिए जब किसी को लेकर आए, किसी साहिब इल्म को लेकर आए, तो वो चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने अपना आप जाहिर कर दिया। अम्मी सो रही थी तो अम्मी ख्वाब में क्या देखती हैं कि उनका जो कमरा है उसके कोने में एक बच्ची बैठी रो रही है। उनकी खौफ से आंख खुल गई तो उस कमरे में बाकायदा रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। उसी कोने में जब उन्होंने देखा तो एक बच्ची उसी स्टाइल में बैठी रो रही थी। अब्बू की भी आंख खुल गई। अब्बू कहते हैं हमारे घर में तो कोई बच्ची है नहीं, तो ये कौन रो रही है। तभी उसने अपना चेहरा दिखाया जो हद से ज़्यादा डरावना था। उसकी 3 आंखें थी और 2 नाक थे। वो बहुत खौफज़दा थी। अम्मी की खौफ के मारे चीख निकल गई तो वो एकदम से गायब हो गई। चाचू कहते हैं बहुत से वाक़यात उस घर में हुए, बहुत से अजीबो गरीब वाक़यात होते थे। वो जिन्नात हर टाइम अपना आप जाहिर करते थे। बाकायदा महसूस होता था कोई भाग दौड़ रहा है, कभी कोई कमरे से बाहर निकलता है तो कभी कोई कमरे के अंदर जाता है। उस एक कमरे में उनका बहुत ज़्यादा बसेरा था। उस घर के 8 कमरे थे। किसी कमरे में भी खौफ के मारे रहा नहीं जाता था। गुजर बसर उनका घर के सभी कमरों में था। वो कहते हैं कि उसके बाद हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया क्योंकि अब वहाँ पर जिन्नात हम लोगों का वजूद बर्दाश्त नहीं करते थे। इससे पहले कि वो कोई नुकसान पहुँचाते, हम लोगों ने यही मुनासिब समझा कि उस जगह से हमें मूव कर जाना चाहिए। ये एक स्टोरी थी मेरे चाचू की जो उन्होंने सुनाई और मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी हिबा शेयर कर रही है कमेंट बॉक्स में। हिबा कहती है कि आज आपके साथ मैं अपनी ख़ुद की ज़िंदगी में पेश आने वाला एक खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। एक दफ़ा की बात है, रात का टाइम था तो मैं अपनी अम्मी के साथ कहीं जा रही थी। मुझे बहुत सख्त प्यास लगी, इतनी प्यास लगी कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। तो मैंने अम्मी से ये कहा, अम्मी मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है। तो अम्मी ने मुझे ये कहा, ठीक है तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। अभी पानी लेने चली गई और मैं वहाँ पर एक दरख्त था उसके नीचे बैठ गई। अभी मैं दरख्त के नीचे बैठी ही थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई मौजूद है, जबकि मैं वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी। फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई चल फिर रहा है। जैसे मैंने इधर उधर देखना चाहा तो मैंने उस दरख्त के पास किसी शख्स को देखा। वो एकदम में ज़ाहिर होता था और एकदम में गायब हो जाता था। मैंने खुद उसको अपनी आंखों से देखा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैं फ़ौरन से वहाँ से जैसे उठकर भागने लगी तो अम्मी आ गई। अम्मी ने मेरे से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। तो फिर मैंने अम्मी को बताया कि अभी मैं इस दरख्त के पास थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि यहाँ पर मैं बार बार किसी को देखती हूँ जो कभी गायब हो जाता है, कभी सामने आ जाता है। अम्मी ने फिर मुझे समझाया कि कभी भी शाम के बाद किसी दरख्त के नीचे नहीं बैठते क्योंकि शाम के बाद जिन्नात आज़ाद होते हैं और जिस जगह पर उनका बहुत ज़्यादा बसेरा होता है वहाँ पर वो अपने होने का एहसास इंसान को ज़रूर दिलाते हैं। फिर चाहे वो एहसास किसी आहट की सूरत में हो, किसी स्मेल या फ्रेगरेंस की सूरत में हो, किसी शोर की सूरत में हो या किसी भी तरह से हो, वो अपना आप ज़ाहिर ज़रूर करते हैं।
ये एक शॉर्ट इंसिडेंट था जो हिबा ने शेयर किया। बहुत शुक्रिया हिबा आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी ज़मान शेयर कर रहे हैं। ज़मान अहमद कहते हैं, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये बात आज से 22 साल पहले की है। हम लोगों ने एक घर लिया। वो घर रेंट पर था हम लोगों का। हम लोगों ने अपना घर सेल किया था और अभी हम लोग अपना घर तामीर कर रहे थे, तो वक्ती तौर पर हम लोगों को रेंट पर रहना पड़ा। उस घर में जब हम लोग शिफ्ट हुए, वो घर ऐसा था कि उस घर की सारी कंस्ट्रक्शन सिर्फ सिंगल फ्लोर पर ही थी और घर के ऊपर एक बहुत बड़ा छत था। उस छत के चारों तरफ दरख्त थे। वो दरख्त ऐसे थे कि जो वो घर था, वो घर इस स्टाइल में बना हुआ था कि उसकी चारों हिस्सों पर दरख्त लगते थे। फ्रंट वाला जो हिस्सा था, गेट से बाहर निकलते थे तो उसके साथ भी 2 दरख्त एक तरफ थे और एक दरख्त एक कोने पर था, जबकि घर की बैक साइड और दोनों साइड जो थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त थे। उस वक्त इतनी ज़्यादा आबादी नहीं होती थी जिस जगह पर हम लोग रहते थे। घर तो थे लेकिन कुछ कुछ फासले पर होते थे, खाली जगह ज़्यादा होती थी। हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। बड़ा था घर, 5-6 कमरे थे उस घर के। हम लोगों की फैमिली भी बड़ी थी। हम लोग 6 बहन भाई थे। हम लोगों के साथ हम लोगों के दादा दादी भी रहते थे, तो हम लोगों के लिए वो घर इनफ था। हम लोग सारे उस घर में जब शिफ्ट हुए, 1-2 दिन हम लोगों को सामान सेट करते हुए लग गए। घर काफ़ी ठंडा था क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी थी, इसलिए घर काफ़ी ठंडा महसूस होता था। गर्मी का ही मौसम था, तो उस घर के बहुत बड़ा एक बरामदा था जिसके अंदर कमरे बने हुए थे। फिर आगे काफ़ी बड़ा सहन था, वहाँ पर हर वक्त पत्ते गिरे रहते थे क्योंकि दरख्त बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर। जो छत था उसके ऊपर चारों साइडों पर ग्रिल्स लगी हुई थी, वो सीमेंट की ही सारी आउटलाइन बनी हुई थी। उसके ऊपर भी दरख्तों की छाँव रहती थी। अगर वैसे देखा जाए तो घर बहुत प्यारा लगता था। हम लोगों को तीसरा दिन था, तो हम लोग शाम के वक्त गर्मी के मौसम में सहन में बैठकर खाना खाया करते थे। हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद वहीं पर चल फिर रहे थे। कोई भी कमरों में जाकर नहीं बैठता था, सबकी चारपाइयाँ वहीं पर बिछी होती थी, वहीं पर सब सोते थे। तो तकरीबन रात के 11 बजे का टाइम हुआ, तो मेरे दादा दादी जो थे वो जल्दी सो जाते थे क्योंकि वो तहज्जुद और फजर के लिए जागते थे। हम लोग फिर भी बातें करते रहते थे। दादा दादी की जो चारपाई होती थी वो हम लोगों से थोड़ा फासले पर रखते थे, सिर्फ इसलिए कि हम लोग बातें करते थे तो उन्हें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती थी, नींद नहीं आती थी। तो फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जैसे विस्परिंग में बातें करते हैं, हम लोग बातें करते थे। बड़ी डांट भी पड़ती थी, फिर भी हम लोग शरारतें करते रहते थे सारे बहन भाई मिलके। तो हम लोग ऐसे ही बातें करते करते तकरीबन 12:30 बजे का टाइम हो गया। अम्मी अबू भी सो गए, सिर्फ हम लोग बहन भाई ही जाग रहे थे। हम लोगों की सबकी चारपाइयाँ एक लाइन में होती थी, उससे आगे अम्मी अबू की, फिर दादा दादी की होती थी। एकदम से हमें ऐसा महसूस होने लग गया जैसे गांव के लोग हुक्का पीते हैं तो एक आवाज़ आती है। हम लोगों के घर में कोई हुक्का नहीं था। अब हम लोगों के घर के साथ कोई घर भी नहीं था कि हम लोग ये कहते कि साथ वाले घर से आ रही है। हुक्के की आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हम लोगों के करीब बैठकर हुक्का पी रहा है। यहाँ तक कि हुक्के की खुशबू भी आ रही थी। वो जब लोग उसको इनहेल करते हैं, पीते हैं, तो उसकी एक मखसूस खुशबू भी होती है। हम लोगों ने एक दूसरे से बात की क्योंकि हम लोग गांव भी जाते रहते थे, इसलिए हमें पता था कि ये हुक्का क्या होता है। मेरे भाई ने भी कहा कि हुक्का कोई पी रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। चारों तरफ देखा, कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन आवाज़ बहुत पास थी। हम लोग थोड़े डर गए। हम लोग इतने खौफजदा हुए कि हम लोग अम्मी अबू को तो जगा ही नहीं सके। हम लोग सारे अपनी अपनी चारपाइयों पर लेट गए और हम लोगों ने अपने चेहरे छुपा लिए। हमें डर लगने लग गया। तभी वो जो हुक्के की आवाज़ थी वो थोड़ी सी दूर होती 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 ऐसे लगने लग गया जैसे छत के ऊपर कोई गया है। बाकायदा सीढ़ियों से चढ़ने की आवाज़ भी आई। सुबह हम लोगों ने ये बात बताई, अम्मी अब्बू को बताई। वो लोग पहले ही परेशान थे। हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप लोग परेशान क्यों हैं। उस वक्त वो हमें कुछ नहीं बता रहे थे। तभी दादी अम्मा ने बताया कि हम लोग तहज्जुद के लिए जब जागे थे तो हम लोगों ने इस घर में किसी को चलते फिरते देखा है। इस घर में जिन्नात हैं, इस घर को छोड़ दो, दादी अम्मा ये कह रही थी। हम लोगों ने भी ये बात सुनी। हम लोग तो दादी अम्मा के पीछे पड़ गए कि हमें बताएं आपने क्या देखा है।
तो दादी अम्मा ने ये कहा कि हम लोगों की आँख खुली। आँख कैसे खुली? जैसे हम लोगों की चारपाई के साथ चलता चलता किसी का पाँव टकराया है। तो कहती पहले मेरी आँख खुली तो मैंने देखा दादाजी सो रहे थे, तो मैंने उन एकदम जब मैं जागी तो वो भी जाग गए। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा लगा मेरी चारपाई को किसी ने पाँव मारा है। उनकी चारपाई में गैप था। दादाजी कहते मैं तो अभी मेरी आँख खुली है, बच्चे भी सब सो रहे हैं। तभी दादी अम्मा कहती है मैं चारपाई पर ही उठकर इधर उधर देखने लगी तो मैं क्या देखती हूँ, जैसे कोई लड़की है। बहुत लंबे उसके बाल थे, सफ़ेद कलर का लिबास था। वो हम लोगों के बरामदे में चलती चलती, कोने वाला एक कमरा होता था जहाँ पर हम लोगों ने सामान भी रखा हुआ था, लेकिन वैसे वो यूज़ में था, स्टोर नहीं था। उस कमरे में दादी अम्मा ने जाती देखी। दादी अम्मा को पता था कि ये हमारे घर की तो लड़की नहीं है, क्योंकि मेरी अम्मी जो थी उनको भी दादी अम्मा जानती थी, उनका कैसे फिज़ीक थी, कैसे वो दिखती थी। मेरी बहनें भी छोटी थी बहुत, ये बिल्कुल यंग लड़की थी। दादी अम्मा ने दादाजी को इशारा किया, दादाजी ने भी देख लिया। उन्होंने उनको चुप रहने का इशारा किया और कहा कि लेट जाओ। हम लोग कहती वहीं पर हम लोग लेट गए। फिर तहज्जुद का टाइम हुआ तो हम लोगों ने नमाज़ पढ़नी थी, बरामदे में जाए नमाज़ बिछा कर नमाज़ पढ़नी थी। उस मखलूक ने हमें बहुत तंग किया। ऐसे लगता था जैसे कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पाँव भी नज़र आए। वो कमरे में से भागते हुए बाहर आए हैं। नंगे पाँव बच्चे थे, छोटे छोटे पाँव थे, और बाकायदा महसूस हुआ जैसे उनके कंधों पर सवार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने बहुत मुश्किल से तहज्जुद की नमाज़ पूरी की, बहुत तंग किया उन्होंने। फजर की नमाज़ फिर उन लोगों ने सहन में पढ़ी। सहन में जब नमाज़ पढ़ी तो इतना ज़्यादा तंग नहीं किया, कुरान पाक पढ़ा और वो बहुत परेशान थे। अम्मी को हमने सारी बात बताई कि हमें भी रात को ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारे पास बैठकर कोई हुक्का पी रहा है, खुशबू भी आ रही थी और फिर कोई छत पर भी गया। अब सब में एक खौफ की लहर दौड़ उठी कि ये क्या हो रहा है। घर में इतने दरख्त थे, इतने पत्ते थे, खौफ आता था। उसी दिन बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया। दोपहर का टाइम था तो बहुत तेज़ आंधी शुरू हो गई। वो सारे दरख्त ऐसे झूलते थे, ऐसे आवाज़ें निकालते थे कि खौफ आने लग जाता था। हम लोग सारे बरामदे में बैठे हुए थे, लाइट ऑफ हो गई, कोई जनरेटर या यूपीएस तो था नहीं। हम लोग सारे बरामदे में बैठे हुए थे, चारपाइयाँ बिछाई हुई थी। हम लोगों ने बाकायदा देखा जैसे हवा में सफ़ेद कलर का कोई वजूद है, जैसे बाकायदा कोई परछाई होती है, वो कभी लहरा कर एक तरफ जा रही है, कभी लहरा कर एक तरफ जा रही है। सब ने देखा उसे। जब हम लोगों ने उस पर बात करना शुरू की कि वो देखो वो क्या है, तो वो गायब हो गई। और दरख्तों से इतना शोर आ रहा था जैसे वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो चीखें मार रहे हैं। पूरे दरख्त झूल रहे थे। सारे शहर में बहुत पत्ते बिखर गए। बारिश शुरू हो गई। उसके बाद हम लोग तो बरामदे में ही हम लोगों ने सोना था। बहुत खौफ, एकदम से दिल में खौफ आने लग गया, पता नहीं इस घर में क्या है क्या नहीं। तो तकरीबन 1-2 घंटे के बाद जब लाइट आई, उसके बाद शाम हो चुकी। वैसे भी बारिश में मौसम ऐसे ही हो जाता है, बादल बने हुए थे अभी भी। हम लोगों की तो इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि हम लोग छत पर जाएं। तो मेरी जो बहन है वो उठकर कमरे से कुछ लेने के लिए गई। जैसे वो कमरे में उसने पाँव रखा, वो चीखें मारते हुए बाहर भागी। तो जब उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, उसने कहा कि कमरे में कोई बैठा हुआ है, चेयर के ऊपर मैंने किसी को बैठे देखा, मुझे उसका सर नज़र आ रहा है। अम्मी ने जब जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसने कहा कि मैंने बाकायदा चेयर के ऊपर किसी को बैठे देखा, हाफ हिस्सा भी नज़र आ रहा था जैसे बाकायदा कोई इंसान बैठा हुआ है। अब हम लोग तो बहुत ज़्यादा डरने लग गए। मेरे भाई ने कहा चलो छत के ऊपर चलते हैं। हमने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो ज़िद्दी हो गया, कहता नहीं छत पर जाना है, छत पर जाना है। वो अपने साथ छोटी बहन को लेकर छत पर चला गया कि ऊपर जाकर देखते हैं कैसा वेदर है। अभी वो लोग ऊपर गए ही थे, 2-3 मिनट गुजरे होंगे उन लोगों को। वो भी चीखें मारते हुए नीचे भागे। उन लोगों से जब पूछा तो बहुत डरे हुए थे। मेरी बहन रो रही थी। उन लोगों ने ये कहा कि हमने छत के ऊपर एक बहुत बूढ़े से बाबा जी को देखा है। वो इतने बूढ़े हैं जैसे कोई स्केल्टन होता है, ढांचा। उनके जिस्म के ऊपर ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल वो एक ढांचा है। और हम लोगों ने उसको दरख्त के पास बैठे देखा है, बाकायदा हम लोग देख कर आए हैं। बस ये बात सुनने की देर थी। अभी हम लोगों को उस घर में 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। अम्मी अब्बू ने फ़ौरन यही डिसाइड किया, दादा दादी ने भी कहा कि इस घर में हमें नहीं रहना चाहिए, ये घर बहुत ज़्यादा असेफ ज़दा है। दादाजी के छोटे भाई थे, वो ये रूहानियत रखते थे,
वो कोई आमिल नहीं थे, लेकिन उनको जिन्नात की मौजूदगी का पता चल जाता था। दादाजी ने उनसे बात की, वो हम लोगों के घर आए। जब जैसे वो हम लोगों के घर आए तो उन्होंने ये कहा कि इस घर में बहुत ज़्यादा जिन्नात है। उनकी लेफ़्ट जो आई थी उससे वो जिन्नात को देख लेते थे। बिल्कुल वो सीधे बैठे हुए थे, तो जो अपनी उनकी लेफ़्ट आई थी उससे वो देख लेते थे, अक्स उनको नज़र आते थे। और वे बाकायदा बता रहे थे कि इस जगह पर भी जिन्नात है, इस जगह पर भी जिन्नात है। उनके हेवले, उनके साए, उनके रूप यहाँ पर बेतहाशा है और ये जिन्नात नुकसान देने वाले हैं। ये घर चारों तरफ से दरख्तों में घिरा हुआ है और ये दरख्त जो है, इन दरख्तों के ऊपर जिन्नात के कबीले, ख़ानदान आबाद हैं। इस घर को छोड़ दें, अभी तो वो अपना आप जाहिर कर रहे हैं वो इस घर में मुकीम है, वो आप लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। बस फिर हम लोगों ने घर ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि हम लोगों का घर तो बनने में भी टाइम था। जब हम लोग वो घर छोड़ रहे थे तो हम लोगों के घर से थोड़ा ही फासले पर एक और घर था। वो लोग आ गए। अभी वो लोग यही बातें कर रहे थे कि बड़े अरसे के बाद इस घर में कोई आया है, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, आप लोगों को ये घर लेने से पहले पता करना चाहिए था। ये घर बहुत ज़्यादा आसेब ज़दा है, इस घर में बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। इस घर में बाकायदा छत के ऊपर हम लोगों को रोशनियाँ नज़र आती हैं, बाकायदा छत के ऊपर कोई चलता फिरता रात के टाइम दिखाई देता है। हम तो डर के मारे इस घर के करीब भी नहीं आते। ये घर खाली होने के बावजूद भी खाली नहीं है। यहाँ से आवाज़ें गूंजती हैं, यहाँ से बाकायदा बच्चों के हंसने की, खेलने की, मर्दों के बोलने की, औरतों के बोलने तक की आवाज़ें आती हैं, जबकि ये घर बंद होता है। और इस घर को बंद हुए भी तकरीबन 8-9 साल हो चुके हैं। हम लोगों ने तो वो घर छोड़ दिया। उसके बाद पलट के हम लोग उस साइड पर भी कभी नहीं गए। जब हम लोगों ने उस डीलर से बात की, उसका ये कहना था कि हम लोगों को ऐसा कोई एविडेंस कभी भी नहीं मिला कि इस घर में कोई जिन्नात हैं। वैसे ये घर बड़ा बहुत है, तो इस घर में कोई आने के लिए इतनी जल्दी एग्री नहीं होता। थोड़ा सा वो था भी ज़रा इलाके से दूर, आबादी से दूर था, शहर से, तो ये वजह थी। फिर हम लोगों ने तो वो घर छोड़ दिया। तो उस घर में जो हम लोगों ने दिन बिताए वो बहुत ज़्यादा डरावने थे, बहुत खौफ आता है। आज भी अगर वो बातें याद आएँ तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपकी स्टोरीज़ में सुनी है और हम लोगों को उस घर की याद दिलाती है। इसीलिए मैंने आपसे ये कहानी शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़मान आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID roshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर मैं अनवर अली का नावल बसेरा ऑन एयर कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड नावल है और बहुत इंटरेस्टिंग नावल है। उसको विज़िट करें, आपको पसंद आएगा। और इंशाल्लाह आज विलेज टून स्टोरीज़ में भी एक नई स्टोरी आएगी, उसको ज़रूर विज़िट करिएगा। एनिमेशन स्टोरी है, एनिमेटेड कार्टून्स हैं, आपको पसंद आएंगे। नीला वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। रमज़ान और मुबारक है। इस मुबारक महीने में जब भी दुआ के लिए अपने हाथ उठाते हैं, मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखा करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।